Well, good afternoon everybody. सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा कि आप सबकी वजह से मुझे ये मौका मिला यहाँ पर आने का। इच्छा दशकों से थी, ख्वाहिश तमन्ना काफ़ी समय से थी, और जितना मैंने इग्नू के बारे में, इस संस्थान के बारे में जितना सुना, जितना पढ़ा, जितना जाना, आज यहाँ आकर अनुभव किया कि वो सब कम था। आप सब ने जिस तरीके से समाज के प्रति समर्पण में अपना योगदान देने का काम किया, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप सबके सामने इस मंच पर खड़ा हूँ, और इसके लिए मैं वीसी मैडम का विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, कांजीलाल जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अवसर दिया। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर आलोक चौबे जी, रजिस्ट्रार साहब का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर राजेश कुमार, प्रेसिडेंट इग्नू SC/ST टीचर्स एसोसिएशन, जिन्होंने सबसे पहले ये मेरे संज्ञान में दिया कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप आए। राजेश जी का धन्यवाद। मोहन जी, गौतम जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा कि उनकी वजह से आज मेरा यहाँ पर आना संभव हुआ। मौजूद यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग देश के कोने से जुड़े हुए तमाम साथी, आज जब हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरीके से इग्नू के द्वारा एक लंबे समय तक एक दिवसीय कार्यक्रम ना रखते हुए जो ये श्रृंखला तैयार की गई, और जिस खूबसूरती से बाबा साहेब की सोच, उनके विचारों को बच्चों के जहन में इतनी सरलता, इतनी सहजता से उन्होंने डालने का काम किया, पेंटिंग के माध्यम से, स्लोगन्स के माध्यम से, अलग अलग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, इन तमाम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से। और ये जरूरी है, जिस तरीके से देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है, इस बात की चिंता हम सबको होनी चाहिए कि क्या हम उन विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ी में उतनी खूबसूरती से संजो पा रहे हैं जिस खूबसूरती से संभवतः हमारी पिछली पीढ़ी ने, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को समर्पित करके गए। मैं मानता हूं वो दौर अलग था, वो समय अलग था, परिस्थितियां अलग थी। उस परिस्थिति के हिसाब से कई बातें हैं जो संभवतः आज वैसी नहीं, पर ये जरूरी है कि हम अपने संस्कारों से जुड़े रहें। उस जड़ को जानना जरूरी है जिस जड़ से आज इतना बड़ा ये वृक्ष बना है। आज जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों की बात करते हैं, हम लोग को उन परिस्थितियों को याद करना, स्मरण करना, समझना जरूरी है जो संभवतः शायद आज की पीढ़ी में रह रहे लोग नहीं कर पाए होंगे। वो दौर, जिस दौर में समाज का एक ऐसा वर्ग जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता था, जिसके साथ भेदभाव छुआछूत के आधार पर होता था, अनटचेबिलिटी एक फैक्टर होता था, और अनटचेबिलिटी इस कदर, इस हद तक कि छूना तो भैया बहुत दूर की बात है, देखना तक पाप माना जाता था। गांव से बाहर रखा जाता था, कमर पे झाड़ू बांधी जाती थी कि अगर जिस रास्ते से वो चले तो अपने पगचन मिटाते हुए चले, गले में घंटी बांधी जाती थी कि अगर गांव में अगर वो प्रवेश कर रहे हैं तो गांव के लोगों को इस बात की जानकारी हो और वो खिड़की दरवाजे बंद कर लें। इन परिस्थितियों से एक ऐसा व्यक्ति निकला जिन्होंने इन परिस्थितियों का सामना करते और कतई उसके साथ समझौता नहीं किया, उसके सामने हार नहीं मानी, शीश नहीं झुकाया, और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को मजबूती से आज भी पीढ़ियों तक उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। एक बार जोरदार ताली डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये बातें आज इस मंच से मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये विचार आने वाली पीढ़ी तक जाना जरूरी है, जो संभवतः सोशल मीडिया के जमाने में, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में शायद हम लोग नहीं अनुभव कर पाते कि किन संघर्षों से डॉक्टर बाबा साहेब निकले। मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी नाम लूंगा
कि किन परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने देश में, दुनिया में एक अपनी पहचान बनाने का काम किया। इन्होंने कभी उन परिस्थितियों से किसी तरीके का समझौता नहीं किया। ये बात हमारी आने वाली पीढ़ी को समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल मैं बच्चों में देखता हूं छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एग्जाम में 2 नंबर कम आए उसको लेकर चिंतित हो जाते हैं, और कभी कभी तो उत्तेजना में या परिस्थितियों वश कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाते हैं जिसकी कल्पना भी शायद परिवार का सदस्य होने के नाते हम लोगों ने नहीं की होगी। उस पीढ़ी को यह बताना जरूरी है कि अगर आप 2 नंबर कम आने को अगर आप चुनौती समझते हो, संघर्ष समझते हो, तो याद करो उस दौर को, जिस दौर में मेरे पिता 2-2 नदी पार करके जाते थे, सर पे बस्ता रखकर जाते थे स्कूल शिक्षा हासिल करने। आज तो फिर भी हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग के पास वो सुख सुविधाएं हैं, पर अगर उसके बाद भी अगर हल्की सी तकलीफ से हम लोग इतना विचलित हो जाएंगे, इतना परेशान हो जाएंगे, तो जरूरी है उन महापुरुषों से सीख लेने की जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का डट कर सामना किया, और ना सिर्फ अपने जीवन को सुधारने का काम किया, बल्कि अपने साथ साथ पूरे समाज, पूरे वर्ग के जीवन को उन्होंने संभालने का काम किया। इस उदाहरण को हम लोग को याद करके अपने व्यक्तित्व को ऐसे निखारना है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ अपना भविष्य, बल्कि अपने यार, दोस्त, परिचित, रिश्तेदार, उनके भी भविष्य को हम सुधार पाएं। इस सोच के साथ हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी शिक्षा का। और मैं सिर्फ किताबी शिक्षा का मैं जिक्र नहीं कर रहा। स्कूल में जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएं, स्कूल में जाके हम लोग टेबल्स याद कर लें, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। एक ऐसी शिक्षा जो आपको समाज की अलग अलग विचारधारा के साथ जोड़ती है, एक ऐसी शिक्षा जो सही मायनों में आपके भीतर सामाजिक न्याय की चिंगारी को जलाती है, एक ऐसी शिक्षा जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बेहतर मनुष्य बनाती है, जहां आप हर परिस्थिति में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव जातीयता के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, किसी भी तरीके का, और जब हम लोग ग्लोबली कंपेयर करते हैं रेसिज्म, अलग अलग तरीके के भेदभाव, और तकलीफ इस बात की होती है कि आज भी 21वीं सदी में आने के बाद भी आज भी गाहे बगाहे हम लोग को कई इस तरीके के उदाहरण दिखते हैं। ग्लोबली हो, नेशनली हो, गांव में हो, आज भी अलग अलग स्तर के भेदभावों का सामना हम लोग को करना पड़ता है। आज भी उदाहरण है जहां पे महिला पुरुष के आधार पर महिलाओं को कमजोर दिखाने का प्रयास किया जाता है। आज भी उदाहरण दिखते हैं जहां पे रंग भेद के आधार पर, रेसिज्म के आधार पर काले गोरे के बीच में भेद किया जाता है। आज भी ऐसे उदाहरण हम लोग को मिलते हैं जहां पे जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं, और हम लोग अपने आप को 21वीं सदी में लेकर जाने की बात करते हैं। हम लोग चांद सूरज तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, दूसरे ग्रहों पे कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर एक पूरा जीवन बसाने की हम लोग बात कर रहे हैं। और जहां एक तरफ हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति को घोड़े पे चढ़ने से इसीलिए रोकते हैं क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है। एक परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से इसीलिए रोकते हैं क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आता है। ये सोच आज भी है। समय के साथ कई परिवर्तन हम लोगों ने देखे, पर जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया, और इसी सोच को हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट करते हैं। और जरूरी है ऐसे मंचों का तैयार होना, जरूरी है ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करना जो आने वाली पीढ़ियों का परिचय उनकी सोच के साथ करा। कितनी खूबसूरती से बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित। ये मूल मंत्र इतने खूबसूरत हैं, एडुकेट, एजुकेट, यूनाइट। जो व्यक्ति इन बातों को समझ गया वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। शिक्षित होना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देता है कि आपको जानकारी है, आप अनजान नहीं है उस विषय से। इसीलिए हर विषय की जानकारी होना जरूरी है। और यहां पे जितने छात्र मौजूद हैं, जितने छात्र वर्चुअली जुड़े हुए हैं, उन सब से मैं आग्रह करूं
कि मैं सिर्फ किताबी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, अवेयर होना जरूरी है। पॉलिटिकली, सोशली, ग्लोबली क्या चल रहा है देश दुनिया में, हर विषय की जानकारी रखना जरूरी है। आजकल धीरे धीरे, मुझे पता नहीं आंकड़े सही है कि नहीं, बट जो ट्रेंड, पढ़ने का ट्रेंड, न्यूज़पेपर्स पढ़ने का ट्रेंड, मुझे याद है एज अ किड, एज अ यंग बॉय, मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते थे, पापा हमेशा कहते थे कि अखबार जरूर पढ़ा करो। अखबार में देश, दुनिया, समाज, हर तरीके को, और साथ ही में जब अखबार पढ़ते हो तो तुम्हारा उच्चारण, तुम्हारा व्याकरण सब स्पष्ट होता जाएगा। कोई कठिन शब्द आते हैं तो आओ पूछो मुझसे, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ो। जानकारी होना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। आज देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, कभी कभी आई गेट सरप्राइज जब बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भैया हमें तो पॉलिटिक्स की ज्यादा जानकारी नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। और ये एक समय तो ऐसा था कि ये फैशन बन गया था, पॉलिटिक्स की जानकारी ना होना आपको बहुत कूल और हैपनिंग दिखाता, पर ये गलत सोच है। आप जिनसे परिवर्तन की अपेक्षा रख रहे हैं, अगर उन्हीं की आप जानकारी नहीं रखिएगा तो कैसे उस परिवर्तन में सहभागी बनिएगा। आप अगर एक सोच से, एक विचारधारा से सहमत नहीं है तो सोच, उस विचारधारा को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? अपने जाति के नेता का चुनाव कर रहे हैं। ये गलत है। आपको इस बात की जानकारी होना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है, ये अवेयरनेस आपको जरूरी है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिखाते हैं। उन्होंने कहा संघर्ष करो, घुटने मत टेको, नतमस्तक मत हो जाओ, सवाल करो, पूछो, और ये सवाल हर किसी को करने चाहिए। मैंने मेरे पिता के सामने ऐसा कि दुनिया भर के सवाल पूछे, और मैं अभी भी पूछता हूं, भले वो मेरे प्रधानमंत्री हो, गठबंधन के भीतर हो, मेरी पार्टी में हो, मैं प्रश्न करता हूं, मैं पूछता हूं, मैं सवाल करता हूं, और ये सवाल करना जरूरी है। जब आप सवाल नहीं करते, जब आप प्रश्न नहीं करते, तो आप उस व्यवस्था से समझौता करने लग जाते। ये गलत है। और इसी संघर्ष का जिक्र बाबा साहब ने किया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यूनाइट होना बहुत जरूरी है। और भारत की तो खूबसूरती यही है, बचपन की किताबों में हम लोग को सिखाया जाता है, जिसको हम लोग को चरितार्थ करना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जैसा खूबसूरत कोई देश नहीं हो सकता जहां पे हमें इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, पर उसके बावजूद जब भारतीय होने की बात आती है तो हम सब एकजुट होते हैं, और इस एकजुटता को हम लोग को और मजबूत करना। कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी दुनिया में, जो इस एकता को तोड़ने का निरंतरता में प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। ऐसे में ये हमारा समर्पण एक दूसरे के प्रति ही हमें एकजुट रखेगा। और जब तक हम लोग एकजुट हैं, देश या दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। जरूरत है हमें एकजुट रहने की, जरूरत है हमें यूनाइट रहने की। और इस एकता के साथ नेशनली तो ग्लोबली भी जो भी चैलेंजेस हैं, हम उस सब का सामना करेंगे। पर जरूरत है हमें अपने भीतर ये भावना लाने की, अपने बच्चों के भीतर, खास तौर पर आने वाली पीढ़ी के भीतर इस भावना को लाने का, और इस बात को बताने का कि सही मायनों में एकता में कितनी ताकत है। और इन तमाम बातों के मूल में पुनः मैं जाऊं, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के अभाव में दशकों तक हम लोग को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, दशकों तक हम लोगों में भेदभाव की भावना को बनाए रखने का काम किया। और आज भी आप महसूस करेंगे, गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाइए, जहां पे अशिक्षा का अभाव है, वहां पे इन्हीं तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करके हमें एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया जाए। पर ऐसे में आप सबके माध्यम से मैं ये आग्रह करूंगा कि बच्चों को जितना हो सके गांव, परिवार से जोड़ के रखने की जरूरत है। उनको वो संस्कार देने की जरूरत है जो संभवतः हम सबको, हमारी पिछली पीढ़ी, हमारे पूर्वजों में भी। हम लोग तो भैया उस दौर को भी जानते हैं जब मोबाइल फोन नहीं होते थे। आज शायद ही कोई बच्चा कल्पना कर सकता है बिना स्क्रीन टाइम के अपने जीवन की। दिन में जब तक कपल ऑफ आवर्स का स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप चैट्स पे दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करके, इंस्टाग्राम, फेसबुक चला के, जब तक वो नहीं होता हम लोग सोचते ही नहीं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। पर ये हमारी ही जिम्मेदारी है उस पीढ़ी को समझाने की कि भैया एक जीवन ऐसा भी था जो हम लोगों ने देखा, और हम लोग शायद वो आखिरी पीढ़ी होंगे उस कड़ी की, उस लिंक की,
जिसको बिना सोशल मीडिया के भी जिंदगी पता थी, जहां हम लोग के पास एक कॉमन पॉइंट होता था कनेक्ट करने का। जब हम लोग वीकेंड्स में जब बैठते थे तो हम लोग के पास वो चर्चा के लिए हम लोग का एक सीरियल होता था, या संडे को आई हुई एक फिल्म होती थी। आज तो इतने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं आपके पास कंटेंट के नाम पे, कि आपके पास कोई न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने। ऐसे में घर, परिवार, गांव ही आपको जोड़ते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं अगली पीढ़ी के जितने बच्चे हैं मेरे घर में, उनको गांव लेकर जाऊं, उनको गांव का जीवन दिखाऊं, उनको गांव खेत से जोड़ूं। और जब तक हम ये प्रयास नहीं करेंगे, गांव और शहर के बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी। और ये भी उन्हीं एक भेदभावों में से है जिसके खिलाफ बाबा साहब संघर्ष करते थे। गांव और शहर की दूरी को भी कम करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। और ये दूरी सिर्फ मानसिक है, सामाजिक कतई नहीं। धीरे धीरे आज की तारीख में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। और जब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की कल्पना करते हो, तभी संभव है जब भारत का हर एक गांव विकसित होगा। पर गांव में रहने वालों के प्रति शहर में रहने वालों की मानसिकता, उस सोच को हम लोग तभी बदल सकते हैं जब हम अपनी अगली पीढ़ी को गांव के साथ जोड़ेंगे। आज की तारीख में घर परिवारों में हम लोगों ने बोलचाल की भाषा को ही इंग्लिश बना दिया। घर पे अगर हम लोग अपनी अगली पीढ़ी बच्चों से बात करते हैं तो तब तक हम लोग मॉडर्न और कूल दिखते ही नहीं है जब तक हम लोग अंग्रेजी में बात ना करें। ऐसे में धीरे धीरे हम अपनी मातृभाषा को खोते रहेंगे अगर अगली पीढ़ी ही नहीं समझेगी हमारी मातृभाषा को। और वो कोई भी हो, वो पंजाबी हो, वो तमिल हो, वो भोजपुरी हो, मैथिली हो, कोई भी भाषा, पर जब तक हम अगली पीढ़ी को वो भाषा नहीं सिखाएंगे, कैसे वो पीढ़ी उस भाषा को जानेगी। और अगर उस पीढ़ी ने इस भाषा को नहीं समझा तो उसके आने वाली पीढ़ी तो जानेगी। और धीरे धीरे ये तमाम भारतीय भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। इंग्लिश तो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा, स्कूल जाएगा, इंग्लिश सीखेगा, संभवतः हिंदी भी सीखेगा, पर अपनी मातृभाषा घर में सिखाने का ये तमाम वो उदाहरण हैं, ये तमाम वो उदाहरण हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। गांव को शहर के साथ जोड़ेंगे, अमीर को गरीब के साथ जोड़ेंगे, और तब जाकर हम उस समाज का निर्माण कर पाएंगे जिसकी कल्पना दशकों पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की। आज भी उनके जाने के बाद भी ऐसा नहीं कि परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो गई। बाबा साहब को जीते जी तो संघर्ष करना ही पड़ा, उनके जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उसके बाद भी लंबे समय तक ऐसी सोच, ऐसी विचारधाराएं थी जो उनके जाने के बाद भी उनके साथ भेदभाव करती थी। आज मेरे परिचय में बताया गया कि 2014 से मैं सांसद हूं। 2014 लगभग 11 साल होने का एक तीसरी बार का सांसद, और एक तीसरी बार का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये कल्पना से परे है कि संविधान के रचयिता जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसके आधार पर वो संसद चलती है जिसमें हम सारे सांसद जाकर बैठते हैं। एक समय, एक दौर ऐसा था जब उनकी प्रतिमा तो भूल जाइए, उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। और उनके जाने के लंबे समय के बाद तक का मैं जिक्र करूं, टिल 89 हमारे भारतीय संसद में बाबा साहब की एक तस्वीर तक नहीं थी। उनके जाने के बाद भी सोचिए किस तरीके से भेदभाव का उनको सामना करना पड़ा। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, पर मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मैं इस मंच से मैं कतई नहीं करूंगा। पर हाँ, ऐसे में मैं उन लोगों का सम्मान इस मंच से जरूर करूंगा जिन्होंने उनके जाने के बाद भी उनके और उनके विचारों के लिए संघर्ष करने का काम किया, जिसमें एक नाम मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी। जिस 89 का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस सरकार में वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, और ये जिम्मेदारी उन्हीं के विभाग की। और पहली बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का तैलचित्र भारत के सेंट्रल हॉल में लगा, तो वो उसी सरकार में था जिसमें मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम है। ताजुब मुझे इस बात का नहीं कि उनकी प्रतिमा नहीं, उनकी तस्वीर नहीं, पर ताजुब इस बात का होता है कि जब एक पार्टी, तो भूल जाइए एक परिवार के 3-3 नेताओं की तस्वीर उस सेंट्रल हॉल में होती है और संविधान की रचयिता की तस्वीर नहीं होती। आज जब बाबा साहब को हम लोग गर्व से कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये भारत रत्न से सम्मानित उनको उसी साल में किया गया 89। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा की गई 89। ये तमाम वो विषय हैं जो उनको सम्मान देने के नाते वो सांकेतिक कदम है जो आने वाली पीढ़ी को बताता है कि ऐसे महापुरुषों का सम्मान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप उनका सम्मान करते हैं तो आप उनकी सोच विचार से भी आप जुड़ते हैं।
अभी जब मैं आया यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, उसके ऊपर माल्यार्पण करना सिर्फ एक उनको सम्मान देना नहीं, पर आने वाली पीढ़ी में हम कल रहे ना रहे, पर हमारी आने वाली पीढ़ी कल को जब आएगी और बाबा साहब की प्रतिमा देखेगी और उस पर माल्यार्पण करेगी, तब शायद एक बार पूछेगी कि कौन थे, क्या किया इन्होंने हमारे, और तब जब हम उनको बताएं वो उस विचार से जुड़ पाए। और उस विचार से जुड़ना आज की हमारी पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। आज हम लोग तुरंत हर बात पे डिप्रेस हो जाते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। ये धैर्य, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते जो बाबा साहब ने था। और उस धैर्य को जिसने अपने जीवन, अपने व्यक्तित्व में चरितार्थ कर लिया। हम करेंगे, रिएक्ट हम करेंगे, पर समय आने पर करेंगे। उसके लिए हम अपने आप को तब तक उतना तैयार, उतना मजबूत करेंगे। बाबा साहब के क्वालिफिकेशंस देखिए, पन्ना भर जाता, उनके क्वालिफिकेशंस खत्म नहीं होते। सोचिए कितना शिक्षित व्यक्ति है, कितना जानकार व्यक्ति, और उसने अपना पूरा जीवन किस चीज के लिए झोंका? सामाजिक न्याय के लिए। आज अगर हम जैसे, मैं भले कितना पढ़ा लिखा होता, कुछ होता, संभवतः शायद मैं देश में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता अगर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते। आज संभवतः शायद मैं चुनाव को नहीं करता अगर उन्होंने समाज में इन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष नहीं किया होता। आज मुझे खुशी होती है जब मेरी सरकार बाबा साहेब के उन पद चिन्हों का सम्मान करती है। हर उस जगह जहां पे बाबा साहेब गए, उन तमाम स्थलों को चिन्हित कर उनको विकसित करने का कार्य किया गया। भले मऊ में जहां पे उनका जन्म हुआ, या लंदन जहां पे उन्होंने शिक्षा हासिल की, या चैत्य भूमि हो, या नागपुर में दीक्षा भूमि हो, या अकबर अली रोड पे जहां पे उनका निवास था, उन तमाम स्थलों को चिन्हित करके उनको विकसित करने का कार्य सिर्फ इसी सोच के साथ किया गया कि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि क्या थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके विचारों पर चल सके। तभी हम समाज में समरसता का भाव ला सकेंगे। जब तक समाज में समावेश नहीं होगा, जब तक सब इंक्लूसिव सोच के साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे की मदद करने की सोच के साथ एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे। पर कभी कभी उदाहरण मिलते हैं कि एक दूसरे की मदद नहीं, बल्कि एक दूसरे के सर पर पांव रखकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जिस दिन उस सोच को बदलकर एक दूसरे का हाथ थामकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है हम लोग वो समाज, उस देश का निर्माण कर पाएंगे जिसकी कल्पना कभी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने की थी, जिसने बहुत खूबसूरत योगदान आप सबके द्वारा किया है। मैं एक बार इग्नू का फिर से धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से समाज और देश के निर्माण में एक अहम भूमिका दशकों से इग्नू के द्वारा निभाई गई, जहां पे देश में ही नहीं दुनिया में कैसे लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके, उसके लिए कम संसाधनों में एक खूबसूरत व्यवस्था तैयार करने का कार्य इग्नू के द्वारा किया गया। मैं दोहराता हूं, लंबे समय से मैं खुद इस अवसर की तलाश में था कि कब मुझे ये सौभाग्य मिले और मैं इस खूबसूरत धरती को आके मैं नमन करूं, यहाँ पर मैं आऊं। ये मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि मैं आज सबके बीच आया, और इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है कि मेरे नेता ने जिसको अपने आप नेता माना, उनके विचारों को स्मरण करने की सोच के साथ मैं यहाँ आया, इस उम्मीद के साथ कि ये उस श्रृंखला की एक शुरुआत मात्र है, और आने वाले दिनों में आप और ज्यादा मुझे यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और ज्यादा मुझे मौका देंगे यहाँ आने का। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, यूपी मैम का फिर से धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे तमाम मौजूद फैकल्टी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूँ। और जाने से पहले जरूर हम लोग यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएं कि अपनी इस पीढ़ी में तो हम पूरा समर्पण देंगे ही देंगे, पर अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उस समर्पण भाव के लिए तैयार करेंगे जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के एक एक विचार, एक एक सपने को पूर्णतः धरातल पर उतारकर उनके सपनों के समाज को, उनके सपनों के देश का निर्माण कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।